मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके की भारी मतों के अंतर से विजयी हो गई हैं। ऋतुजा लटके को कुल 66,247 वोट मिले हैं, लेकिन सबसे रोचक बात यह रही कि दूसरे नंबर पर नोटा को वोट पड़े। नोटा के नाम पर 12,776 वोट रहे हैं। तीसरे नंबर पर निर्दलीय राजेश त्रिपाठी रहे हैं, उन्हें 1,569 वोट मिले। दादर के शिवसेना भवन और अंधेरी इलाके में ठाकरे गुट के शिवसैनिक जश्न मना रहे हैं और शिंदे गुट के खिलाफ 50 खोखे एकदम ओके के नारे भी लगा रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका से पहले ये जीत ठाकरे गुट के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। इसकी अहम वजह यह है कि शिवसेना में फूट के बाद शिवसेना का नाम और इसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण चला गया था। उद्धव ठाकरे गुट के नाम का शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे रखा गया और नया चुनाव चिन्ह मशाल था। कम समय में एक बार नए चुनाव चिन्ह के साथ मतदाताओं के पास जाना और उन्हें इससे अवगत कराना, ये मुश्किलें बहुत ज़्यादा थी। इन मुश्किलों को पार करते हुए ठाकरे गुट ने ये चुनाव जीत लिया है। शिंदे गुट की बगावत के बाद ये ठाकरे गुट की पहली बड़ी जीत है। ये भी सच है कि बीजेपी ने दिवंगत विधायक रमेश लटके की विधवा ऋतुजा लटके के समर्थन में अपनी उम्मीदवार की अर्जी वापस ले ली थी। ऐसे में ठाकरे गुट के लिए जीत महज औपचारिकता तक बन के रह गई थी। शिंदे गुट ने पहले ही बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था। हालांकि शिवसेना का ठाकरे गुट की जीत के लिए बीजेपी को श्रेय देने को तैयार भी नहीं है। अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में 2,71,000 मतदाता हैं, लेकिन सिर्फ 85,000 से कुछ ज्यादा वोटरों ने ही 3 नवंबर को मतदान के दिन वोट किया था, यानी सिर्फ 31.74% ही वोटिंग हुई। कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के ठाकरे गुट को सपोर्ट लगातार कर रही थी। इस बीच ये भी बताते चलें कि 7 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। जीत के बाद ऋतुजा लटके थोड़ी भावुक हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये जीत उनकी नहीं बल्कि उनके पति रमेश लटके के कामों की जीत है। नोटा पर पड़े इतने ज्यादा बहुमत को लेकर के उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो लोग ही दे सकते हैं। ऋतुजा लटके ने कहा कि जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करना है। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, अनिल परब, जिन्होंने इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी संभाली थी, उनका आभार मानते हुए मैं महाविकास अघाड़ी की संयुक्त परिवार उम्मीदवार थी, इसलिए अघाड़ी के सहयोगी दलों का भी मैं आभार मानती हूं। अपने कार्यकर्ताओं का आभार मानती हूं कि मैं जश्न क्या मनाऊं, मेरे लिए दुख की बात है, मैं उनके बदले मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। इस सवाल पर कहा कि सहानुभूति के बावजूद सिर्फ 31.74% वोट होने की वजह क्या है। ऋतुजा लटके ने इस जवाब में कहा कि जितने वोट पड़े हैं उनमें से 90% से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं। आमतौर पर उपचुनाव में कम वोटिंग भी हुआ करती है। क्या बीजेपी का सहानुभूति के नाम पर अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने की बात को आप स्वीकार करती हैं? इस सवाल के जवाब में ऋतुजा ने कहा कि अगर बीजेपी को सहानुभूति होती तो उम्मीदवार का नाम वापस लेने की नौबत ही नहीं आती, वो उम्मीदवार जाहिर ही नहीं करती, नोटा के लिए वो प्रचार नहीं करती। ठाकरे गुट के विधान परिषद में विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने कहा कि दूसरे नंबर पर जो नोटा को वोट मिले हैं वे नोटा के वोट नहीं हैं, ये दरअसल बीजेपी के वोट हैं। बीजेपी ने ऋतुजा लटके से सहानुभूति दिखाकर उम्मीदवार के नाम वापस लेकर के ढोंग किया। बीजेपी ने नाम इसलिए वापस लिया क्योंकि हार दिखाई दे रही थी। इसके बाद पर्दे के पीछे बीजेपी साजिशें रचती रही, मतदाताओं को नोटा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करती रही। ऋतुजा लटके की जीत के बाद ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने कहा कि खुलेआम नोटा पर वोट देने के लिए प्रचार किया जा रहा था, लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। हमने इसके लिए चुनाव आयोग और पुलिस से शिकायत भी की और उन्होंने ऑडियो वीडियो क्लिप एविडेंस के तौर पर दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार का नाम वापस ले रही थी तो दूसरी तरफ नोटा के लिए प्रचार कर रही थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि भाजपा के इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकाबला लगभग एक तरफा हो गया था, क्योंकि माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट इस उपचुनाव में आसानी से जीत हासिल कर लिया और हुआ भी वही। बीजेपी के उम्मीदवार के हटने के कारण ही ऋतुजा लटके को बड़े आसानी से उपचुनाव में जीत मिली है। अगर कहीं बीजेपी के प्रत्याशी मुरजी पटेल इस चुनाव में अपना नाम वापस नहीं लेते तो फिर जाहिर सी बात है कि ऋतुजा लटके को अंधेरी ईस्ट में चुनाव जीतना उतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से उन्होंने ये जीत हासिल कर ली है, और वो भी इतने ज्यादा मतों से। इस सीट पर हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी ऋतुजा लटके के अलावा 6 अन्य और उम्मीदवार हैं। साल 2019 में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने ही यहां से चुनाव जीता था। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ये पहला मौका है जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए और उद्धव ठाकरे गुट को ये जीत आसानी से मिल गई है। साथ ही आगे की चुनौतियों के लिए एक बुस्ट का भी काम ये जीत करेगी। साल 2019 में शिवसेना प्रत्याशी रमेश लटके ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उसी पर उपचुनाव हुए हैं। बीते 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट के अलावा कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। अंधेरी ईस्ट पर शिवसेना ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को चुनावी मैदान में उतारा था। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे भाजपा प्रत्याशी पहले ही अपना नाम वापस ले लिए थे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार ऋतुजा लटके को
छोड़कर कोई भी अन्य प्रमुख राजनीतिक दल दौड़ में शामिल नहीं हुआ। इस सीट पर 2019 में चुनाव में शिवसेना ने 16,965 मतों से जीता था। शिवसेना के रमेश लटके ने 2019 की सीट जीतने के लिए एक निर्दलीय मुरजी पटेल को हराया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के विधायकों के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र में यह पहला चुनाव है। पूरे घटनाक्रम में इस चुनावी जीत में आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद जन्म लेता दिख रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी नेता चंद्रकांत खैरे ने कांग्रेस विधायकों में फूट का दावा कर दिया। दरअसल चंद्रकांत खैरे ने यह दावा किया, उसके बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया है। जाहिर सी बात है कि अगर इतने विधायकों की बगावत की खबर आएगी तो किसी भी पार्टी को सख्ते में आना लाजमी है, और यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई और प्रतिक्रिया आने के बाद उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया। खैरे का कहना है कि कांग्रेस के 22 विधायक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ जाने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को औरंगाबाद में एक रैली के दौरान खैरे ने कहा था कि न्यायपालिका ने 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया तो फडणवीस ने सरकार को बनाए रखने और उसको सुनिश्चित करने के लिए 22 कांग्रेसी विधायकों को तैयार कर रखा है। उन्होंने कहा था, अगर शिंदे के विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो दल बदल कानून के प्रावधानों के आधार पर सरकार का गिरना लगभग तय है। इससे बचने के लिए फडणवीस ने 22 कांग्रेसी विधायकों को तैयार कर रखा है ताकि सरकार चलती रहे। इधर खैरे के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया उसके जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले ने कहा, खैरे का बयान गैर जिम्मेदाराना है और इसकी जरूरत नहीं थी। उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। जहां कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के साथ शिंदे से हाथ मिलाया। पटोले की प्रतिक्रिया के बाद खैरे ने बयान वापस ले लिया और माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि पटोले या किसी पार्टी को दुखी करना मेरा मकसद नहीं था, मैं कांग्रेस नेतृत्व को अलर्ट करना चाह रहा था। मेरे विचार से शिंदे के विधायकों के अयोग्य होने की संभावना अब खत्म नहीं हुई है और ऐसा होने पर फडणवीस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। कांग्रेस में फूट डालेंगे और सरकार पर नियंत्रण हासिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को प्रतिक्रिया को देखते हुए मैं अपना बयान वापस लेता हूं। यह मैं सुनिश्चित करूंगा कि एमवीए बनी रहे। हालांकि चंद्रकांत खैरे ने जो दावा किया उसको सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा प्लान बी तैयार करके चलती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगर दल बदल कानून के तहत विधायक अयोग्य साबित होते हैं, बीजेपी सत्ता बचाने के लिए कोई न कोई दांव जरूर चलेगी। और इसी बात का इशारा चंद्रकांत खैरे ने किया था। हालांकि यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि कुछ समय पहले भी ये दावा किया गया था कि कांग्रेस के कई विधायक पार्टी आला कमान से नाराज चले हैं। हालांकि उस समय भी नाना पटोले ने ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अभी जो दावा चंद्रकांत खैरे ने किया है वो इसलिए कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है और ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी बड़े नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए और पार्टी के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। और ऐसे समय में किसी और पार्टी का नेता यह दावा कर दे कि कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की किरकिरी करवाने के लिए बात काफी है। और यही कारण है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में नया सियासी विवाद पैदा हो गया है। हालांकि भले ही चंद्रकांत खैरे की बातों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया हो, लेकिन इतना तो तय है कि उनके दावे के बाद पार्टी सतर्क जरूर हो गई है। लेकिन इस नए विवाद के बीच भी महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया। विरोधी खेमे ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस अपने विधायकों को ही नहीं रोक पाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र कांग्रेस किसी भी हाल में राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने में लगी हुई है और इसीलिए कांग्रेस ने खैरे के आरोपों को फौरन जवाब दिया है। लेकिन इन आरोपों का जवाब देना अलग बात है। जिस तरीके से नाराजगी की बात पहले भी आती रही है, रह रह करके विधायकों की नाराजगी की बातें लगातार उठती रही। कई बार तो पार्टी के ही कई नेताओं ने दावा कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा था कि पार्टी के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, मतभेद है और स्थितियां सामान्य नहीं है। इन सब बातों को अगर गौर से देखा जाए तो चंद्रकांत खैरे ने भी एक बार फिर से मौके में चौका मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं और नाना पटोले ने चंद्रकांत खैरे को घेर लिया। चंद्रकांत खैरे शिवसेना के नेता हैं और उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं, इसलिए अगर एमवीए से जुड़ा हुआ कोई नेता यानी महाविकास अघाड़ी से जुड़ा हुआ कोई नेता इस तरीके का वक्तव्य जारी कर देता है और इन बातों को कहता है तो उसको फिर हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक ही गुट में मतलब एक ही गुट बना करके एक ही गठबंधन के नेता ही एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कई तरह की हवाबाजी और अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं। इन सब के बीच में महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का सियासी समीकरण क्या है, किस दिशा में जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जितनी बड़ी बड़ी बगावतें हुई हैं और जिस तरीके से नेताओं के सुर बदले हैं, उस हिसाब से कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।